हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त अब हो जाइएगा, क्योंकि आपके समक्ष एक और टारगेट आ गया है। और टारगेट आपको दिखाई दे ही रहा होगा, बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। टारगेट हमारा क्या है? HSSC के द्वारा, HSSC के द्वारा हमारे पास क्या नई एडवर्टाइजमेंट आ गई है टीजीटी को लेकर। आप सभी को पता होगा कि एचएसएससी ने टीजीटी के फॉर्म ओपन कर दिए हैं। आपके समक्ष ये पूरा एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ है वो मैं लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ आपको बता दूं, ये जो एडवर्टाइजमेंट हमारी आई है, ये जो वैकेंसी हमारी आई है टीजीटी की, इसमें कुछ कमियां रही हैं। हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी कमी इसमें हमें मेजर देखने को मिल रही है। उसके बाद ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूंगी। ये जो टीजीटी की वैकेंसी हमारी आई है, सबसे पहले देख लेते हैं कि पब्लिश डेट क्या है। इसकी पब्लिशन जो डेट है वो 21/2/2023 की, यानी 21 तारीख को ये नोटिफिकेशन हमारा आया है। उसके बाद है ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट क्या है इसकी? तो ओपनिंग डेट देखते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन की जो डेट है, कि इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कब से हो जाएगा। तो फॉर्म हमारा ऑनलाइन हो जाएगा 23/2/2023 से। 23 तारीख से ही ये फॉर्म हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। और लास्ट जो डेट रहेगी, क्लोज डेट जो रहेगी, फॉर्म की जो क्लोज डेट रहेगी वो रहेगी 15/3/2023, यानी 15 मार्च तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। और आपकी जो लास्ट डेट होगी, जो फी सबमिट करवाने की जो लास्ट अंतिम तिथि जो होगी, वो होगी 20/3/2023। तो ये तो इम्पोर्टेंट हमारे सामने दिनांक दी हुई थी। महत्वपूर्ण जो जो डेट हमारे पास है कि फॉर्म जो है वो 23/2 से 23 फरवरी से आरंभ हो जाएगा। 15 मार्च तक ये फॉर्म आपका चलेगा और 20 मार्च तक लास्ट हम फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखो इस नोटिफिकेशन में क्या है, उससे पहले मैं आपके जितने डाउट बनते हैं मुख्य रूप से उन सभी डाउट को मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, फिर हम नोटिफिकेशन को भी एक बार डिटेल से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो टीजीटी का है, ये फॉर्म किसका है? टीजीटी का, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का ये फॉर्म आया हुआ है। यानी 6 से ये कहें कि 10 तक का जो टीचर होता है वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। 6 से 10 तक के टीचर के लिए ये फॉर्म आया हुआ है। ये जो टीजीटी का फॉर्म है हमारा, ये जो वैकेंसी टीजीटी की हमारी आई है, देखो हरियाणा में दो चीजें होती हैं, दो प्रकार के फॉर्म निकलते हैं हरियाणा में। एक तो होता है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए होता है, और एक जो होता है वो मेवात कैडर के लिए होता है। तो दो प्रकार के फॉर्म यहाँ निकलते हैं। एक तो आपके रेस्ट ऑफ किससे आता है? हरियाणा से। और एक मेवात कैडर का फॉर्म होता है। दोनों ही प्रकार की वैकेंसी आती हैं। पहला डाउट तो मैं आपका ये क्लियर कर देती हूँ कि रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर, इसमें अंतर क्या है। देखो, रेस्ट ऑफ हरियाणा में जो सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, इसमें से टीचर को पूरे हरियाणा में कहीं पर भी उसको जॉब करने का मौका दिया जा सकता है। यानी सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि इस जिसका सिलेक्शन रेस्ट ऑफ हरियाणा में होगा, उसकी पूरे हरियाणा में कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, या आप ट्रांसफर ले सकते हो। लेकिन मेवात कैडर के जो फॉर्म निकलते हैं आपके, उनके अंतर्गत केवल आप मेवात में ही जॉब करते हैं। आप हमेशा मेवात में ही रहेंगे। मेवात से बाहर हरियाणा के अन्य स्टेट में आपको नहीं भेजा जाएगा। मतलब हरियाणा की अन्य जगह आपको नहीं भेजा जाएगा, आप मेवात में ही रहेंगे और ना ही आप मेवात से ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये अंतर होता है रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात में। दोनों प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी सब्जेक्ट आए हुए हैं, मेवात कैडर में भी। एक ही फॉर्म में आपको ये सब भरना है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मैम एक एक जो अभ्यर्थी है वह रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी फॉर्म लगा सकता है और मेवात कैडर में भी। क्या दोनों फॉर्म लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है, यदि उसके सब्जेक्ट की वैकेंसी, यदि उसके सब्जेक्ट की पोस्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों में है, तो दोनों जगह वह फॉर्म लगा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या ये फॉर्म केवल हरियाणा वासियों के लिए है?
क्या केवल हरियाणा वासी ही ये फॉर्म भर सकते हैं, ये पोस्ट ले सकते हैं, या अन्य जो बाहर के लोग होते हैं वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं? तो देखिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ केवल हरियाणा के ही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिएगा, इसमें एक कंडीशन लगी हुई है कि ये जो फॉर्म टीजीटी का भरेगा, उसके पास जो टीजीटी का जो एचटेट होता है, एचटेट होता है, वह क्वालिफाई होना चाहिए। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वह आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यदि यह टेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप फॉर्म लगा सकते हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप गुजरात से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे एमपी से हो, आप कहीं से भी हो। यदि आपने हरियाणा का एचटेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप यह फॉर्म भर सकते हो, यह पोस्ट आप ले सकते हो। यह जरूरी नहीं कि आप हरियाणा से ही हो, लेकिन जरूरी क्या है, आपका एचटेट होना। फिर एक क्वेश्चन और बनकर आ जाता है, एक और क्यूरीज आप लोगों की रहती है कि मैम टीजीटी का ही एचटेट होना चाहिए या फिर पीजीटी या पीआरटी का एचटेट हम लगा सकते हैं? तो ध्यान से सुनना, इसमें आपका टीजीटी का ही एचटेट क्लियर होना चाहिए। आप टीजीटी की वैकेंसी है तो इसमें आप पीआरटी का एचटेट क्लियर किया है तो वह मान्य नहीं है। फिर आपकी तरफ से क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं, इसमें एक ये कहें कि त्रुटि ही कहूंगी मैं उसको, कि एक त्रुटि रखी गई है। इसमें बताया गया, आगे चलकर हम देखेंगे कि जो टीजीटी का फॉर्म है वो टीजीटी वाले, यानी जिसने बीएड कर रखी है, जिसने बीएड कर रखी है वह तो इस फॉर्म को भर ही सकता है, साथ में जिसने जेबीटी कर रखी है वह भी इस फॉर्म को भर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आपने कि बीएड वाले भी ये टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं और जेबीटी करने वालों को भी ये चांस दिया गया है। अगर उन्होंने जेबीटी कर रखी है तो भी यह फॉर्म भर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि आपका एचटेट टीजीटी का ही क्वालिफाई होना चाहिए। एक प्रकार से तो इसके अंदर क्या है, जेबीटी वालों को क्योंकि हरियाणा में पीआरटी की वैकेंसी नहीं आ रही है तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि पीआरटी वालों को भी हम टीजीटी में चांस देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एचटेट किसका होना चाहिए, टीजीटी का ही एचटेट होना चाहिए। ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कुछ ये कहें कि कमेंट्स, जैसे ही ये कल से आया तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या इसमें सीटेट भी लिखा हुआ है? न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि अगर आप सीटेट क्लियर हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। बता देती हूँ, नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने यूपी टेट कर रखा है, किसी ने पंजाब टेट कर रखा है, किसी ने सी टेट कर रखा है, वो यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी सी टेट के बेस पर यह फॉर्म नहीं भरा जाएगा, यह पोस्ट नहीं भरी जाएगी। यह जो आपकी पोस्ट रहेगी वो केवल आपकी एच टेट के आधार पर ही भरी जाएगी। इसमें सी टेट जो होगा वह मान्य नहीं होगा, ध्यान से समझ लें। बार बार कमेंट करते हो नीचे, इसमें सीटेट मान्य नहीं है। यदि आपने एच टेट कर रखा है, और एच टेट भी किसका, एच टेट भी किसका, आपका टीजीटी का, जो हरियाणा में टीजीटी का एचटेट होता है उसको यदि आपने क्वालिफाई कर रखा है तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। सी टेट या अदर टेट वाले फॉर्म में नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट बातें हैं वो, यही मैं नोटिफिकेशन तो देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं यही आपको क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना, एक और समस्या हमारे सामने आती है और वह समस्या आ जाती है कि मैम टीजीटी के जो फॉर्म, जो पोस्ट आई हुई हैं, जैसे साइंस की पोस्ट आई हुई है आपके समक्ष कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले जो हैं वो फॉर्म लगा सकते हैं साइंस में, है ना। जैसे
एसएसटी की जो आई हुई है, आपकी एसएस की जो आई हुई है, जो पोस्ट हमारे पास आई हुई है एसएस की, उस एसएस की पोस्ट में कौन कौन भर सकता है, तो इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर दे दिया गया है कि एसएसटी के अंदर पहले क्या होता था कि अगर किसी ने इंग्लिश से भरना है ना, अगर इंग्लिश से किसी को भरना है, उसने एसएस वाला जो ये कहें कि एचटेट क्वालिफाई कर रखा है, तो वो इंग्लिश से भी भर सकता था, वही व्यक्ति हिंदी से भी भर सकता था। लेकिन अब की बार ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तभी भर सकते हो जब आपने एचटेट इंग्लिश से कर रखा हो। एचटेट की जो सर्टिफिकेट होती है उसके ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ होता है कि यह किस सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश का एचटेट आपने कर रखा हो इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो ही आप इंग्लिश का फॉर्म लगा सकते हो। एसएस के अंदर आपको दिया गया है कि एसएस के अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आगे चलकर हम देख लेंगे, इसी प्रकार से साइंस वाले भी देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि मैम क्या एक और इसमें कंडीशन दी गई, वो कंडीशन दी गई है कि आपकी जो ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन आपकी जो है वह एटलीस्ट आपकी 50% से होनी चाहिए। ध्यान दें इस बात को कि आपकी पहले क्या होता था कि आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, वो 50% अंक से आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म लगा सकते थे। लेकिन अब की बार एक थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, और वह बदलाव क्या किया गया है कि ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है जिससे आप फॉर्म भरना चाहते हो, उसमें आपकी 50% होना अनिवार्य है। अगर पूरी ग्रेजुएशन में आपके पास नहीं है 50%, तो कोई बात नहीं, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हो उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में आपको 50% होना अनिवार्य है। उसके बाद एक और कंडीशन इसमें लगाई गई, वो क्या लगाई गई देखो कि आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में भी होना चाहिए। यानी कि जब आप बीएड करते हो, जब आपकी बीएड होती है, तो बीएड के समय आपको वह सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट से यह फॉर्म भर सकते हो। यदि टीचिंग सब्जेक्ट जैसे आप इंग्लिश से फॉर्म भरना चाहते हो, तो इंग्लिश आपके पास बीए में थी, वो किस कंडीशन में थी, वो रेगुलर इंग्लिश थी आपके पास, ये कहें अनिवार्य इंग्लिश थी आपके पास, या फिर आपके पास इलेक्टिव इंग्लिश थी, है ना, या ऑप्शनल इंग्लिश आपके पास थी, ऐच्छिक इंग्लिश आपके पास थी। लेकिन अगर वह बीएड के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इंग्लिश से फॉर्म नहीं भर सकते हो। ध्यान से सुनना, चाहे ग्रेजुएशन में आपके पास वह इंग्लिश कैसी भी रही हो, अनिवार्य रही हो, ऐच्छिक रही हो, कंपलसरी या फिर इलेक्टिव रही हो, लेकिन वह बीएड में आपके पास कैसी होनी चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हो। फिर कहोगे मैम जो जेबीटी वालों को वैलिड इन्होंने कर रखा है कि जो जेबीटी वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, तो जेबीटी में भी उनके पास इन्होंने साफ साफ कहा कि जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हो वह सब्जेक्ट जेबीटी में भी आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में रहना चाहिए, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हो। तो ये कुछ कंडीशन थी इस फॉर्म को भरने की, फीस क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये सब हम आगे चलकर बात करेंगे। उसके बाद देखो कमी कौन कौन सी इसके अंदर रही है। देखो इसमें कहा गया कि जो आपके पास एचटेट है, टीजीटी का जो एचटेट है आपका, वही अगर क्वालिफाई है वही व्यक्ति इसमें फॉर्म लगा सकता है। अब क्वालिफाई तो है, लेकिन कितने साल तक का वो क्वालिफाई, यानी कब तक वाले भर सकते हैं, तो इसमें क्लियर है आप सभी को कि एचटेट जो है वो हरियाणा में केवल 7 ईयर 7 साल के लिए ही वैलिड है। जब भी आपने क्वालिफाई किया तब से 7 साल तक वह वैलिड है। पहले 5 साल था, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 7 साल कर दिया गया है, 7 साल तक ही वैलिड है। तो आप देख लीजिएगा
कि अब जो हमारी ईयर है उससे 7 साल पहले तक का स्टेट यदि आपके पास है तो आप यह फॉर्म भर सकते हो। फिर से ध्यान देना, 2015 वाले इस नोटिफिकेशन के आधार पर यह फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। बार बार ये कहें कि ये कहा गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा भी 2015 वालों को इसमें मौका दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया इस नोटिफिकेशन के आधार पर। 2022 वालों को शामिल करने के चक्कर में इन्होंने 2015 वालों को इस वैकेंसी से बाहर कर दिया है। तो याद रखें, ये जो वैकेंसी अब आई है, एज की अगर मैं बात करती हूँ तो अगला क्वेश्चन आपका होता है कि एज को लेकर कि मैम एज कितनी है। हरियाणा टीचर के अंदर एज की कोई समस्या नहीं आती है, आप सभी जानते हो 42 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो बहुत काफी एज दी गई है। इसके बाद भी छूट दी गई है कि कोई अविवाहित अगर स्त्री है, ये कहें कि लड़की है जिसने अब तक 42 साल तक विवाह नहीं किया है, तो उसे और भी छूट दी जा रही है। अन्य जो कैटेगरी हैं तो उनके आधार पर भी उनको छूट दी जा रही है। यहाँ एज की कोई समस्या नहीं है, 42 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। क्या क्या बाकी पीडीएफ में आप देख लेना, पूरा पीडीएफ आया है उसमें कि क्या क्या रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। ये आपके कॉमन क्वेश्चन बनते हैं इसको लेकर। उसके बाद कहोगे मैम कि क्या पेपर पैटर्न और सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ तो पेपर पैटर्न, इसमें कोई भी पेपर पैटर्न आपका सटीक नहीं दिया गया है। केवल इतना बोला गया है कि क्वेश्चन जो आपका के क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन आपके इसके अंदर आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, है ना। और यह पेपर कैसा रहेगा ये भी नहीं बताया गया। 100 रहेगा, अब इसमें से 100 में से कितना सब्जेक्ट रहेगा, 100 क्वेश्चन आपके होंगे, है ना। और जो 100 क्वेश्चन होंगे 0.5 नंबर का, 0.95 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, पूरा 100 नंबर का भी नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें जो ये कहें कि 95% जो है वो इसी टेस्ट का लिया जाएगा और 5% आपको सोशल क्राइटेरिया के भी नंबर दिए जाएंगे। बस ये कमेंट मत करना बार बार कि मैम ये गलत दे दिया गया है। दिया गया है तो दिया गया है, आप इस जिसको मिलता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मिलता वो इस पे ध्यान क्यों देते हो आप। 95 पे ध्यान दो ना। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि इसमें इंटरव्यू यानी साक्षात्कार नहीं रखा गया है। तो जिसने भी इस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर प्राप्त किया वह आपका सिलेक्शन पा जाएगा। दूसरी बात, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दी गई है। इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपके टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन आप जानते हो कि हरियाणा में वर्तमान समय में क्वेश्चन का एक जो ट्रेंड चला हुआ है वो ये है कि वहां पर आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन आपके पास होंगे। अगर आपने क्वेश्चन यदि ध्यान से समझना इस बात को, यदि आप चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरना चाहते हो, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप नहीं करना चाहते हो, तब भी आपको 5वां जो ऑप्शन रहेगा उसको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, चारों आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर न दूं और इसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, मतलब वह उसके नंबर आपके कटेंगे। लेकिन यदि आपको चारों में से कोई भी नहीं आता और आपने 5वां जो ये कहें फिल कर दिया है, तो फिर ये क्वेश्चन आपका ब्लैंक नहीं माना जाएगा, खाली नहीं माना जाएगा और इसका कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। आपने सपोज करो आंसर किसी क्वेश्चन का आंसर 2 था और आपने 2 नहीं, आपको नहीं आया उसका आंसर, आपने 1 भर दिया, तो कोई नंबर आपका नहीं कटेगा यहाँ पर। लेकिन अगर खाली छोड़ दिया आपने, सारे के सारे पांचों के पांचों ब्लैंक छोड़ दिए, तो फिर आपका नंबर यहाँ पर कटेगा। इस बात का आप ध्यान दे लें। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया है। हाँ, टाइमिंग आपकी है, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, है ना, और आपकी 100 मिनट भी यहाँ पर आपको दी जाएंगी, यानी प्रत्येक क्वेश्चन की 1 मिनट आपको यहाँ पर, प्रत्येक क्वेश्चन की 1 मिनट यहाँ आपको दी जा रही है। प्लस ये था, मैं प्लस करना चाह रही थी, यहाँ प्लस आपको और भी समय दिया जा रहा है। कुछ समय नोटिफिकेशन में देखेंगे और भी आपको दिया जा रहा है। वो समय है आपके 5वें गोले का कि 5वां भी
आपको फिल करना है। समय आपके पास एनफ रहेगा, समय की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे कहें कि पेपर का पैटर्न क्या है, तो कोई पैटर्न यहाँ नहीं दिया गया है। बात करती हूँ सिलेबस की, तो इस नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस भी नहीं दिया गया है आपका, कि आपका सिलेबस, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा या अदर जो आते हैं उसका सिलेबस क्या रहेगा। फिर कहोगे ये इनकी भारी गलती है कि साथ ही साथ सिलेबस इनको दे देना चाहिए। ना इसमें कोई भी एग्जाम की डेट दी गई है, ध्यान देना, एग्जाम डेट भी इसे नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी गई है कि आपका पेपर कब होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देना चाहती हूँ कि ये जल्दी ही इस पेपर को करवाने के मूड में है। हालांकि कहा तो कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि हम मार्च तक इसको भर लेंगे, लेकिन किसी कारण से ये एडवर्टाइजमेंट में देरी होने के कारण से हम नए सेशन तक इन वैकेंसियों को भर देंगे। नए सेशन तक मतलब समझ रहे हो, मार्च तक तो ये आपके फॉर्म रहेंगे और मार्च के बाद 1 महीना तो कम से कम ये आपको देंगे ही देंगे। मेरा आइडिया है, ये कोई भी ऑफिशियल साइट पर या फिर ये कहीं नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, लेकिन जहां तक मेरा विचार है ये अप्रैल नहीं तो मई के अंदर ये आपकी जो मई है, इसमें के अंदर ये आपके टेस्ट या ये पेपर ले सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मई तक ये आपका पेपर होगा। मई आरंभ में या मई अंत में यह आपका पेपर हो जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आप किस हिसाब से तैयारी करें कि मैम हम कैसे तैयारी करें इसकी, कि लगभग आप एक बात मानकर चलें कि 15 मार्च तक ये पेपर रहेगा और 15 मार्च तक ये फॉर्म रहेगा आपका, और 15 अप्रैल तक 1 महीना ये आपको देंगे। उसके बाद ये कभी भी पेपर ले सकते हैं अगर सब कुछ। बाकी हरियाणा है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ पेपर कब होगा कब नहीं, लेकिन संभवतः मैं बता रही हूँ कि यह मई अंत में या मई प्रारंभ में ये है पेपर ले लेंगे। आपको उसी हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि मैम आप कह रहे हो कि मई तक ये पेपर ले लेंगे, और ये कहें शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जल्दी ही हम इन वैकेंसियों को भर देंगे, लेकिन यहाँ सिलेबस तो नहीं दिया गया। हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें और तैयारी करें तो कैसे करें। तो देखो यहाँ ऐसा इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर मैं मेरे विचार साझा करूं आपके साथ, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब तक आपका सिलेबस आता है, जब तक आपका सिलेबस आता है, ये जब तक आपका सिलेबस आता है तब तक आपको पढ़ना क्या है। तो उस बात पे मैं थोड़े से अपने विचार साझा कर रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे सबके विचार अपने अपने अलग हो सकते हैं। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना ये कहें कि मैं जानती हूँ, उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज करो जैसे मैं हिंदी को ही लेकर चल रही हूँ, तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर क्या आने की संभावना यहाँ पर है। देखो 2 पार्ट हमारे हिंदी विषय के अंदर होते हैं। एक तो होता है हिंदी व्याकरण आपका, एक हिंदी व्याकरण होता है, और एक हिंदी क्या होता है, साहित्य होता है। अब हिंदी व्याकरण टीजीटी, ध्यान देना इस बात को, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये क्या है, टीजीटी की। और ऐसा हो नहीं सकता कि टीजीटी के अंदर ग्रामर यानी व्याकरण न दिया हुआ हो। व्याकरण तो आपका होगा ही होगा। कौन कौन से व्याकरण के टॉपिक रहेंगे तो भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि व्याकरण के कॉमन सभी टॉपिक आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि उन्होंने वर्ण नहीं लिखा हो कि वर्ण का टॉपिक इसमें नहीं है, लेकिन संधि का टॉपिक दे दिया जाएगा। अगर संधि का टॉपिक दिया तो आप सभी जानते हैं अनिवार्य है आपको वर्ण पढ़ना, है ना। हो सकता है कि इसमें वाच्य न दिया गया हो, वाच्य का टॉपिक न हो, और क्या दे दिया गया हो, वाक्य का टॉपिक दे दिया गया हो। अब वाक्य पढ़ने के लिए आपको वाच्य पढ़ना जरूरी है। हो सकता है आपको दे दिया गया हो कि इसका शब्द परिचय आपको टॉपिक दे दिया गया हो। अब जब शब्द परिचय दे दिया तो जानते हो फिर पूरा का पूरा व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो शब्द का परिचय क्या है, तो उसके लिए आपको संज्ञा भी पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको सर्वनाम भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए वचन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कारक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार का सिलेबस आपका रह सकता है। मेरा कहने का भाव जो हिंदी वाले हैं
वो व्याकरण की तैयारी अभी से शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल आपको, बाकी अन्य टीचरों की तरह ये नहीं कहूंगी कि रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई हैं, आप ये अभी से रिकॉर्डेड क्लास लेना शुरू कर दो, जो भी सिलेबस आएगा तो उसमें जो चेंज होगा हम वो और आगे आपको दे देंगे। मैं नहीं कहूंगी। अगर आप सही तैयारी करना चाहते हो, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार अवश्य कमेंट करके मुझे बता दीजिए। इस समय मैं हिंदी वालों को, बाकी सभी सब्जेक्ट वाले इस प्रकार से अपना जान सकते हैं कि हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। हिंदी में आपको अभी व्याकरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब तक सिलेबस आए तब तक आप व्याकरण पर अच्छी सी पकड़ बना लें अपनी, और व्याकरण पे अच्छी कमांड बना लें, ताकि व्याकरण पे फिर आपको समय देने की आवश्यकता न रहे। उसके बाद साहित्य के अंदर जो भी लगाया जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दिया जाता है, या फिर ये कहें कि आपको टेक्स्ट बुक जो आपकी होती है, अभ्यास पुस्तिकाएं जो होती हैं, जो कक्षाओं में लगाई गई है 9 से 6 से 10 तक जो पुस्तक लगाई गई है वो दी जा सकती हैं। तो वो जैसा ही सिलेबस आपका आएगा उसके आधार पर आप इसकी तैयारी करना। ये था सब्जेक्ट की बात। व्याकरण को अच्छे से पकड़ बना लो, व्याकरण की अच्छे से तैयारी कर लो जब तक हमारा सिलेबस नहीं आता है। वैसे संभवतः सिलेबस आपका जल्दी ही दे दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहा है कि पेपर पैटर्न और सिलेबस जल्दी ही दे दिया जाएगा। जब तक आप ये इंतजार न करें कि सिलेबस आने के बाद ही हम शुरू करेंगे। मैं मानती हूँ आपकी बातें कि मैम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बिना सिलेबस के क्या कुछ होता है, ये आपकी बात सही है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये आपका 15 अप्रैल के बाद ही पेपर रखवा ले, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर तो आपके लिए सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, और उस समय प्रेशर भी मस्तिष्क के ऊपर बन जाएगा और आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। तो क्यों ना आज से हम ऐसे हैं जो कंपलसरी है, जो आना ही आना है, उसको हम अभी से तैयार करना शुरू कर दें। व्याकरण को सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट वाले व्याकरण को अभी तैयार कर ले, इंग्लिश वाले हैं वो अपना ग्रामर तैयार कर ले, एसएस वाले जो हैं वो उनका जो कॉमन एसएस का टॉपिक है, कॉमन पोर्शन है, उसको तैयार कर ले। इसी तरह से मैथ वाले हैं, साइंस वाले हैं, सभी अपना कॉमन पोर्शन आप तैयार कर लो। सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप सभी ने बीएड कर रखी है, आप सभी ने टीजीटी का जो एचटेट है वो दिया होगा, तो आपको पता होता है कि कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या होता है, आपका सब्जेक्ट के अंदर कॉमन पोर्शन आपका क्या होता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मैम ये तो सब्जेक्ट में आपने बता दिया, ठीक है, हम अभी से व्याकरण आरंभ कर देंगे, अभी से व्याकरण की पकड़ बना लेंगे। दोस्तों फिर से कहना चाहती हूँ, व्याकरण पढ़ना आरंभ करना और व्याकरण पर पकड़ बनाना बहुत अलग है दोनों चीजें। आप कहोगे मैम हम तो कॉमन पढ़ रहे हैं, व्याकरण तो हमें बहुत अच्छे से आता है। दोस्तों ये टीचिंग का एग्जाम है, बहुत अच्छे से आने वाले, जिसको अगर ये घमंड हो गया कि हमें व्याकरण बहुत अच्छे से आता है और उसने इसको व्याकरण को नहीं पढ़ा, तो अवश्य ही मार खाएगा। हरियाणा के अंदर व्याकरण इतना आसान नहीं आता है, आप सभी जानते हो इस बात को। तो अगर किसी टीचर का चुनाव भी करते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरा ही चुनाव करो, किसी भी टीचर का अगर चुनाव करते हो, विशेषतः हिंदी वालों के लिए कहना चाहूंगी कि व्याकरण का टीचर कोई भी आसान, कोई हल्का टीचर मत चुन लेना। टीजीटी है, और जहां तक संभावना है कि 50% यहाँ पर सब्जेक्ट के पेपर में व्याकरण कवर करेगा, और व्याकरण का अध्यापक एक आपका मार्गदर्शक बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर सही समय पर सही मार्गदर्शक का चुनाव करते हो तभी आप इसको फाइट कर पाओगे। तो व्याकरण आप किसी ऐसे टीचर को चुने जो वास्तव में सही हो। मैम हमें क्या पता चले सही है कि नहीं है, तो आप खुद समझदार हो दोस्तों। आप पहले उनकी व्याकरण की पढ़ाई हुई क्लास देखिए और फिर जज कीजिए कि व्याकरण का टीचर कैसा है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें साहित्य और व्याकरण दोनों आते हैं, और इस सब्जेक्ट की जब बात आती है ना, तो सब्जेक्ट में साहित्य हम देखते हैं कि साहित्य हर कोई पढ़ा लेता है ना, रटी रटाई चीजें होती हैं, हर कोई पढ़ा लेता है, पढ़ा लेता है, मैं ये बोल रही हूँ, है ना। लेकिन व्याकरण उसका अच्छा हो यह जरूरी नहीं होता। दूसरा, जिसका साहित्य होता है उसका व्याकरण अच्छा नहीं होता, जिसका व्याकरण अच्छा होता है ना, अधिकतर उनका साहित्य अच्छा नहीं होता है। दोनों अगर किसी टीचर के अच्छे हैं, किसी मार्गदर्शक के अच्छे हैं, तो आप उससे मार्गदर्शन अवश्य लीजिए, क्योंकि
ये आपका सिलेक्शन देगा, और सिलेक्शन के अंदर आपका व्याकरण और साहित्य दोनों अच्छे होने चाहिए, और दोनों अच्छे टीचर देखकर ही आप इसका चुनाव करें। हाँ, कि मैं ये नहीं कर रही हूँ आप मेरा चुनाव करें, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि ये बैच आपका मैं भी शुरू कर रही हूँ, मेरे द्वारा भी बैच शुरू किया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले बीच में मैंने बैचेज बंद कर दिए थे अधिक व्यस्तता के कारण। तो ये बैच शुरू किया जा रहा है। ये मेंटर 365 हमारा एक ऐप है, ऐप का नाम भी यहीं पे बता देती हूँ। मेंटर 365 ये ऐप है। ये आप प्ले स्टोर में जाकर मेंटर 365 के नाम से ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपको बैच दिख जाएगा। टीजीटी का जो बैच है, हरियाणा HSSC जो टीजीटी का बैच है, उस नाम से आपको बैच दिख जाएगा। मेरी फोटो उस पर लगी हुई दिख जाएगी। हिंदी का ये मैं बैच चला रही हूँ, किसका? हिंदी का। जो हिंदी विषय वाले हैं, इसकी फीस क्या रखी गई है, क्या सब, ये सब फीस आपकी बिल्कुल आपके हिसाब से ही रखी जाएगी, बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी जाएगी। और आप सभी जानते हो कि या तो मैं बैच चलाती नहीं हूँ, अगर मैं बैच आरंभ कर रही हूँ तो बैच में हर एक जानकारी आप तक साझा की जाएगी। उसके बाद कहोगे मैम जो कॉमन पेपर हमारा है, कॉमन पेपर की कैसे तैयारी करें, उसके अंदर क्या क्या रहेगा? तो अभी से ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्या क्या रहेगा, लेकिन हरियाणा, एक बात याद रखना, हरियाणा का है, HSSC के द्वारा दिया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है। तो हरियाणा जीके, जो आपकी हरियाणा जीके है वह तो रहेगी ही रहेगी। अब वह कितने परसेंट रहती है ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि कॉमन परसेंट में, कॉमन पेपर में हरियाणा जी के कितने प्रतिशत रहेगी, लेकिन हरियाणा जी के रहेगी ही रहेगी। तो हरियाणा जी के अभी से पढ़ना आपको आरंभ कर देना चाहिए। जहां तक संभवता है तो 100 में से कम 25 क्वेश्चन तो, कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपके हरियाणा के रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा संभवतः कहा जा रहा, हो सकता है कि 25 में से 20 क्वेश्चन भी कर दें, है ना, 25 भी कर दें, है ना, ये कहें कि 18-22 क्वेश्चन भी रख दिए जाएं, लेकिन फिर भी हरियाणा का ये कहें कि हरियाणा जी के रहेगी। तो अभी से आपको क्या पढ़ना है, जो हिंदी विषय वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ, आपको व्याकरण की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए और आपको हरियाणा जी के शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी पेपर बच गए आपके, बाकी जो पोर्शन बच गए हैं जिसमें करंट अफेयर है, रीजनिंग है ना, मैथ है, और ये कहें कि जीए जीएस है, तो वो भी पोर्शन यहाँ पर आएगा। तो वो जब जैसे ही सिलेबस आएगा वो थोड़े थोड़े नंबर का वेटेज उनका रहेगा, तो उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। अभी वर्तमान समय के अंदर आपको हरियाणा जीके की तैयारी कर देनी चाहिए, और हिंदी वालों को ग्रामर इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश वालों को हिंदी ये इंग्लिश ग्रामर है उसकी तैयारी अच्छे से कर देना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट वाले भी आपके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी आरंभ कर दें। तो ये था मेरा, ये कहें कि आपके डाउट्स, क्या क्या आपके डाउट्स बनते हैं, कौन कौन से आपकी ये कहीं समस्याएं होती हैं। कोशिश की है मैंने कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरा कहने का भाव है कि मेंटर 365 से आप टीजीटी का बैच लेते हैं, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो क्वेश्चन आपको करवाया हुआ न हो। अभी केवीएस का एग्जाम देकर आए थे, है ना, सभी स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आपके करवाए हुए में से ही सारे क्वेश्चन थे। अब कौन कितनी मेहनत करता है, कितनी नहीं करता है, कितना रिवीजन करता है, वो तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन क्वेश्चन सभी आपको करवाए हुए ही मिलेंगे। चाहे वो व्याकरण का क्वेश्चन हो, चाहे वो साहित्य का क्वेश्चन हो आपका, चाहे वो आपकी पाठ्य पुस्तकों से क्वेश्चन हो, तो पाठ्य पुस्तकें जैसे मैंने पीजीटी की आपको करवाई थी, यानी केवीएस पीजीटी के लिए करवाई थी, वैसे ही डिटेल से यहाँ पर भी आपको करवाई जाएंगी सभी। तो ये था मेरी तरफ से मेरा ये कहें कि सुझाव आपको कि ये चीजें यहाँ पर रह सकती हैं। आइए एक बार हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। हम थोड़े से आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पर ये सब चीजें आप पढ़ लेना अच्छे से, हमारे काम की नहीं। जो मेन मेन चीज है वो हम लेके आते हैं वैकेंसी के ऊपर अब, है ना, कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आई हुई है, हम एक बार उसके ऊपर चल देते हैं। देखिए
ये इसके बारे में जानकारी दी हुई है। हम पोस्ट की बात करते हैं। ये इसको आप ये आपको मिल जाएगा, जो ये क्लास रहेगी उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में ये आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ, आप वहां से जाकर देख सकते हो इसको। ये सभी बताया हुआ कि कौन से उसके अंदर क्या क्या है। एज है आपकी, देखिए अगर एज की बात करती हूँ तो एज है ये 18 से 42 ईयर आपकी रहेगी, है ना। पे स्किल जो है इसमें बहुत अच्छी पे स्किल रहने वाली है, पे स्किल का तो कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं है ना। बहुत अच्छी तनख्वाह इसमें आपकी सैलरी आपकी रहने वाली है। तो देखिए आगे हम देख लेते हैं। आगे देखिएगा, ये दी गई है पोस्ट नेम। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये पोस्ट नेम आपकी है, आपको दिखाई दे रही होंगी सभी। देखिएगा ये जो ये पोस्ट निकली हुई है, पोस्ट पर हम चर्चा करें। आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा की पोस्ट है। रेस्ट ऑफ हरियाणा की पोस्ट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। आप बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ और अपने सब्जेक्ट को देखते रहिएगा। रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, और टीजीटी इंग्लिश की कॉमन कितनी पोस्ट है आपकी? 1751 टोटल पोस्ट है। ग्रांड टोटल जो है आपकी वो कितनी है? 1751 पोस्ट यहाँ दी गई है। मैं आपकी कैटेगरी वाइज नहीं बता रही हूँ, जैसे जनरल की पोस्ट आपकी 630 है, लेकिन मैं टोटल पोस्ट बताऊंगी आपको। ये है आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर। उसके बाद में होम साइंस की भी आप देख रहे हो 73 है। उसके बाद है म्यूजिक टीचर की भी यहाँ पर 10 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन की बहुत अच्छी वैकेंसी है, 821 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद टीजीटी आर्ट्स, जो टीजीटी आर्ट्स वाले हैं, फाइन आर्ट्स कह लो, आप आर्ट्स कह लो, इनकी बहुत अच्छी हैं। 1443 वैकेंसी यहाँ दी गई है। टीजीटी संस्कृत की भी आप देख रहे हो 714 वैकेंसी हैं। टीजीटी साइंस की है 1297 वैकेंसी आपकी है। टीजीटी उर्दू की भी वैकेंसी आई हुई है 21। ये जो सब वैकेंसी हैं, ये सब जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर है। रेस्ट ऑफ हरियाणा क्या है ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि रेस्ट ऑफ हरियाणा क्या है। उसके बाद देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो पोस्ट है इसके अंदर मैं केवल इसी पोस्ट की बता देती हूँ, बाकी सब पोस्ट सब जो सब्जेक्ट है उनकी यही रहेगी। तो ध्यान दे लीजिएगा कि आपकी क्या होनी चाहिए। आपकी पोस्ट है 1751 इंग्लिश वालों के लिए, है ना, टीजीटी इंग्लिश में, और ये रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत है। तो इसमें बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एट लास्ट 5% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। और क्या दिया गया है कि बैचलर डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज इतने से होनी चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट आपका उसके अंदर कुछ भी हो ना, कंपलसरी हो, इलेक्टिव हो, कोर हो, है ना, या ऑनर्स सब्जेक्ट हो, यह मायने नहीं रखता। लेकिन मायने क्या रखता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वह आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। किसमें? बीएड के अंदर। बीएड के अंदर वह आपका टीचिंग सब्जेक्ट अवश्य ही होना चाहिए। बहुत बार आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैम हमारे पास तो कंपलसरी इंग्लिश थी बीए के अंदर, बैचलर के अंदर, जो बैचलर है आपकी उस, या मैं ये कहूँगी जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर हमारे तो ये कंपलसरी इंग्लिश हमारे पास थी, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? इलेक्टिव नहीं थी, क्या फॉर्म भर सकते हैं? ध्यान दे लेना, भर सकते हैं, लेकिन वह टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बीएड के अंदर, बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से हर सब्जेक्ट वालों के लिए ये दिया गया है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें दिया गया ये सभी चीजें हैं, ये आपकी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में देखो साइंस का भी इसी तरह से दिया गया है। साइंस वालों में आगे चल के कोर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनको आप देख लेना कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, है ना। उसके बाद देखो ये सभी दिए हुए हैं। अब मैं चलती हूँ, ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, आप इसको डिटेल से देख लेना। उसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। हाँ, यहाँ से हमारे काम का है, एक बार जरूर ध्यान दे सभी। हर पोस्ट के अंदर ये दिया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वह आपका क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए। अगला, और इसमें साथ साथ ही एस्टेट भी होना चाहिए दोस्तों। ये तो इन्होंने दे ही दिया, लेकिन मैं बता देती हूँ कि एस्टेट जो है
एस्टेट हरियाणा में पहले एचटेट से पहले क्या होता था एस्टेट, तो एस्टेट वालों की तो वैलिडिटी ही अब तक समाप्त हो चुकी है। अब फालतू में इसको लेते हैं, हर नोटिफिकेशन में चिपका देते हैं, है ना, कि ये तो 2013 में होता था, 2013 से पहले होता था एस्टेट, तो उससे पहले तो कोई ये कहें कि आज 7 साल की वैलिडिटी बनी हुई है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया है ना। एक बात और ध्यान रखें यहाँ पे कि हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। आपकी सेकेंडरी जो एजुकेशन है या फिर हायर एजुकेशन, उसमें एक लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत में से आपके पास होनी ही चाहिए। जो कॉमन लैंग्वेज होती हैं उसमें या तो हिंदी या संस्कृत एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उर्दू इंग्लिश आपके पास है और अब हम कहेंगे फॉर्म भर लेंगे, तो नहीं भर पाएंगे। एक लैंग्वेज, चाहे वो अनिवार्य लैंग्वेज हो चाहे ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक लैंग्वेज आपके पास या तो आपकी +2 तक या फिर आपकी ये कहें कि बीए तक एक अनिवार्य लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये कुछ कंपलसरी चीजें थी हमारे लिए इसमें, बाकी सभी सब्जेक्ट में वही दिया गया है। उसके बाद आ जाइएगा, ये है हमारे पास जो ये कहें, ये है मेवात कैडर की। मेवात कैडर की जो है आपकी ये पोस्ट ऑफ मेवात कैडर, ये मेवात कैडर की जो पोस्ट हमारे पास है कौन कौन से सब्जेक्ट की हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। मेवात कैडर का मतलब समझ ही गए होंगे कि मेवात कैडर जो है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा से अलग होता है। सब्जेक्ट भी इसके दिए गए हैं, इसमें पोस्ट भी उससे अलग दी गई है। रेस्ट ऑफ हरियाणा में है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ मेवात कैडर में भी यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप दोनों जगह फॉर्म लगा सकते हो। मेवात कैडर का बस अंतर इतना है कि जो मेवात कैडर के द्वारा यदि आपका सिलेक्शन होता है, इन पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है, तो आप केवल मेवात में ही पोस्टेड रह सकते हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ हरियाणा में आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो देखो इसमें यहाँ पर काम की चीज आई है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा है, दोस्तों काम की क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही हिंदी है, इसलिए मैं इसको काम की बोल देती हूँ। बाकी तो सभी अब हिंदी वाले बेचारे वहाँ ये कहें कि आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, मैम हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। आपका सब्जेक्ट है किसमें, मेवात कैडर में, और कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपकी मेंटेलिटी ये बनी हुई है ना कि मेवात कैडर में कौन जाएगा, मेवात कैडर कौन सा दूर है, केवीएस का फॉर्म भरते हैं, ऑल इंडिया बेस होता है ना आपका, तो फिर मेवात कहाँ से दूर है, और मेवात तो बिल्कुल हरियाणा के अंदर ही है, आप देख रहे हो, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो ये मेंटेलिटी बिल्कुल मत बनाना कि मैम हम मेवात कैडर का में निकला हुआ है, तैयारी ना करें, ये ना करें, वो ना करें। दोस्तों जॉब होती है, वहां पर आपको ईमानदारी से पढ़ाना होता है, और मेवात कैडर जो है वो पिछड़ा हुआ कैडर है, आप जानते हो, तो वहां तो हमें ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाना, वहां तो ज्यादा ये कहें कि इंटरेस्टिंग होता है पढ़ाना, कि उस पिछड़े हुए इलाके को भी हमें बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के इलाके के बराबर लेकर आए। तो ये मानसिकता बिल्कुल त्याग देना कि हमारी जो है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसी नहीं है, हम मेवात कैडर की नहीं करेंगे, ये अगर बहुत छोटी सोच है, अगर आप ये सोच कर चल रहे हो तो टीजीटी हिंदी के अंदर आपकी जो टोटल पोस्ट दी गई है वो दी गई है 106 पोस्ट आपकी हैं। बाकी आप देख सकते हो कि जनरल में कितनी है, एससी में कितनी है, बीसीए की कितनी है, बीसीबी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ये सभी। और एक और बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ, बहुत बार आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम तो किससे आ रहे हैं, एससी से आ रहे हैं, हमारी तो 19 पोस्ट है, हम तो बीसीए से आ रहे हैं, हमारी 15 पोस्ट है ना, बीसीबी वालों की 8 पोस्ट है, क्या हम 8 पोस्ट में ही गिने जाएंगे? नहीं दोस्तों, ये बात निकाल दीजिएगा माइंड में। ये जो फॉर्म निकला हुआ है HSSC के द्वारा निकाला गया है, और यहाँ पर ये नियम होता है, चाहे इस एडवर्टाइज में नहीं दिया गया, लेकिन नियम होता है, यदि आप बीसीबी के कैंडिडेट हैं और आप अच्छे नंबर से फाइट कर रहे हैं, तो आप इस पोस्ट में भी जा सकते हैं। केवल जो बीसीबी वाले हैं 8 पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहे, ध्यान देना, कितनी 39 यहाँ पर हैं और 8 आपको यहाँ मिल रही है, इतनी पोस्ट पर आप लड़ाई कर सकते हैं। हाँ, अगर इसको आप इसका की जो कट ऑफ है उसमें नहीं आ पाए, तो आप इसकी कट ऑफ को ले सकते हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपने लिया तो इस कट ऑफ में आए, तो ये वैकेंसी भी आपके लिए है। तो ये निश्चिंत रहिएगा, ऐसा नहीं केवल 8 ही पोस्ट हमारे लिए हैं, आपके लिए 8 यहाँ से हैं, इसी तरह से बीसीए वालों को 15 यहाँ से हैं, और 39 यहाँ से भी तो मिल रही है।
तो आप इनके अंदर भी जा सकते हो अगर आपकी अच्छी रैंकिंग आती है तो। उसके बाद टीजीटी संस्कृत की आप सभी जानते हो 212 है, और टीजीटी उर्दू की वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है, संस्कृत वहां पर भी थी, यहाँ पर भी है, तो आप दोनों जगह फॉर्म भर सकते हो, है ना। साइंस वालों की भी है, ये 234 यहाँ पर है। टीजीटी मैथमेटिक्स की यहाँ पर है, आपकी कितनी वैकेंसी है, 93 देख लीजिए, 93 पोस्ट है। और म्यूजिक की पोस्ट यहाँ दी गई है, एक पोस्ट म्यूजिक की भी है ना। और ये कहें कि टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वहां पर भी अच्छी पोस्ट हैं, और यहाँ पर भी 246 पोस्ट हैं। टीजीटी आर्ट्स वालों की वहां पर भी बम्पर पोस्ट है, और यहाँ पर भी 260 पोस्ट आपको दी गई है। तो ये थी आपकी पोस्ट का कि कितनी पोस्ट इसमें रहेंगी। तो दोस्तों ये मेन जानकारी थी आपकी, बाकी आप देख लें। इसके बाद में देखो जो सोशल साइंस वाले, स्टडीज वाले हैं, एसएसटी वाले, जो एसएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी, अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 83 पोस्ट यहाँ दी गई है। टीजीटी होम साइंस वालों की भी 6 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो ये था आपका, ये कहें कि पोस्ट किसमें कितनी पोस्ट थी, बाकी सभी उसके अनुसार दी गई। जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसको देख लीजिएगा। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसा आप देखते हैं कि बैचलर डिग्री आपके पास एट लास्ट 55% से मार्क्स से होनी चाहिए। आपके पास बीएड होनी चाहिए, है ना, बीएड या डिप्लोमा इन एजुकेशन भी हो सकता है आपका। डीएलईडी यानी जेवीटी भी आप कर सकते हो, इसके अंदर आपके पास हो, और बीएड आपके पास हो, और टीचिंग सब्जेक्ट हो बीएड के अंदर आपके पास हिंदी। ध्यान देना, बीए में चाहे आपकी अनिवार्य हिंदी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीएड के अंदर आपके पास यह टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में रहना चाहिए। यह जरूरी बताया गया है कि बीएड में ये आपके पास जिस भी हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी में बीएड आपका, बीएड के अंदर यह टीचिंग सब्जेक्ट हो, यह जरूरी है। आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना जरूरी होता है बीएड के अंदर। तो ये थी कुछ हमारी जानकारी। और दोस्तों लास्ट में आपको कहना चाहूँगी कि ये सभी इसको मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन आप इसको साइट पर जाकर, हरियाणा की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। ये सब इस जानकारी हमारे पास थी। देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका दे रखा है कि क्या क्या आपके पास हो, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे मैथ वाले हैं तो उनके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। एसएसटी वाले हैं तो उनके पास भी दिया हुआ है नीचे कि उनके पास भी कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर होने चाहिए। और फिर एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि साइंस वाले हैं उनके लिए भी दिया हुआ कि साइंस वालों के पास भी कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और ये बैच आपका शुरू कर दिया गया है, किस पर मिलेगा आपको, मेंटर 365 पर ये बैच आपका शुरू मिलेगा। कोई रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिलेंगी कि पहले से बैच रिकॉर्ड कर लिया गया और वो अब आपके ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिलेबस के अनुसार ही आपको क्लास दी जाएंगी। अभी जो क्लास चलेंगी वो ग्रामर की क्लास चलेंगी हिंदी सब्जेक्ट के लिए, और कॉमन पेपर में हरियाणा की क्लास आपकी चलती रहेंगी। आप पहले इनको अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलते रहेंगे हर टॉपिक वाइज। और जैसे ही सिलेबस आ जाता है तो हिंदी सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस आएगा उसमें हिंदी साहित्य लगाया जाता है या पाठ्य पुस्तकें लगाई जाती हैं या दोनों लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से जितना भी समय मिलेगा समय के हिसाब से ही बहुत अच्छे से तैयारी आपको उसमें करवा दी जाएगी। तो ये था इसकी जानकारी। और रोजाना यूट्यूब पर भी आपको ये ग्रामर की प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी। ये भी हम जल्दी ही शुरू करें, प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पर मिलेगी, डिटेल कोर्स आपको इसे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम पुनः बता देती हूँ, मेंटर है, मेंटर 365 के नाम से ये ऐप है। यहाँ पर जाकर आपने डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, और यहाँ से जाकर आप अपनी क्लासेज शुरू कर सकते हो। कितनी फीस है, क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई है।